हाउ डे यू, 2 कौड़ी के नौकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे धोखे से शादी करने की। रिया ने पूरी ताकत से एक जोरदार तमाचा अधर्व के चेहरे पर जड़ दिया। सन्नाटे से भरे उस कमरे में थप्पड़ की गूंज काफी देर तक गूंजती रही। अधर्व का चेहरा एक तरफ झुक गया और उसके गोरे गाल पर उंगलियों के लाल निशान उभर आए। उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा एक गहरा ठहराव था। मेरे साथ ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ऋषभ कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? रिया दहाड़ रही थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे दुख के नहीं बल्कि बेतहासा अपमान और नफरत के थे। उसने अपने गले में पहनी हुई फूलों की भारी बरमाला को झटके से तोड़ा और जमीन पर फेंक दिया। ताजे फूलों की पंखुड़ियां फर्श पर बिखर गईं, ठीक वैसे ही जैसे रिया के अरमान बिखरे थे। यह बॉडीगार्ड, यह 2 टके का नौकर मेरा पति कभी नहीं। मैं इस शादी को अभी और इसी वक्त तोड़ती हूँ। कमरे के दरवाजे पर खड़े विक्रम सिंघानिया ने अपनी बेटी का यह तांडव देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। उन्होंने आगे बढ़कर शांत स्वर में कहा, बस करो रिया, ये शादी हो चुकी है और अब भरे समाज में हमारी नाक मत कटवाओ। और जहाँ तक इस शादी का सवाल है, तुम कानून की नज़र में तुम अब अधर्व की पत्नी हो। रिया अपने पिता की ओर पलटी। डैड, आप इस घटिया इंसान का साथ दे रहे हैं। यह हमारी नौकरानी का बेटा है। इसकी जगह मेरे पैरों के पास है, मेरे बिस्तर के बगल में नहीं। विक्रम सिंघानिया ने अधर्व की ओर देखा, जिसने अपना गाल सहलाया तक नहीं था और पत्थर की मूरत बना खड़ा था। सिंघानिया साहब बोले, बेटा शादी हो गई है, दुनिया को दिखाने के लिए ही सही। अब कम से कम 6 महीने तक तुम्हें इसके साथ रहना होगा। इसके बाद ही तलाक की बात होगी। यह सिंघानिया खानदान की साख का सवाल है। मैं इसके साथ एक पल नहीं रहूंगी। रिया चिल्लाई, मैं अभी इसी वक्त घर छोड़कर जा रही हूँ। ठीक है, पिता ने ठंडे लहजे में कहा, लेकिन याद रखना, अगर तुम इस घर से बाहर कदम रखोगी तो तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट, तुम्हारी गाड़ियाँ और तुम्हारे प्रॉपर्टी उसी वक्त जब्त कर ली जाएगी। फिर देखते हैं तुम्हारा वो ऋषभ तुमसे कितनी वफादारी निभाता है। रिया के कदम ठिठक गए। उसे पता था कि उसके ऐशो आराम ही उसकी पहचान है। उसने नफरत भरी निगाहों से अधर्व को देखा, जो अब उसकी ओर देख रहा था। ठीक है डैड, रिया ने दांत पीसते हुए कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बदबूदार नौकर के साथ रहूं तो मैं रहूंगी, लेकिन इसी घर में। और याद रखना अधर्व, इन 6 महीनों में मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात याद दिलाती रहूंगी। तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाऊंगी कि तुम खुद मौत की दुआ मांगोगे। अधर्व ने पहली बार अपनी जुबान खोली। उसकी आवाज़ भारी और सपाट थी। नर्क से मुझे डर नहीं लगता रिया साहब, मैं तो पैदा ही वहीं हुआ हूँ। रही बात औकात की, तो वक्त तय करेगा कि इस घर का मालिक कौन है और नौकर कौन। रिया का हाथ दोबारा उठा, लेकिन इस बार अधर्व ने बीच हवा में ही उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रिया तड़प उठी। अब हाथ मत उठाना। अधर्व ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीमे स्वर में कहा, अब मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं, पति हूँ, और पति को पीटना तुम्हारी परवरिश में तो नहीं सिखाया गया होगा। रिया ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और अपने कमरे की ओर भाग गई। दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि पूरा गलियारा दहल उठा। शादी की वह रात किसी जश्न जैसी नहीं बल्कि किसी युद्ध के मैदान जैसी लग रही थी। रिया अपने आलीशान बेडरूम में पिंजरे में बंद शेरनी की तरह चक्कर काट रही थी। अधर्व दरवाजे के पास शांत खड़ा था, जैसे उसे इस तूफान के आने का पहले से ही अंदाजा था। रिया अचानक रुकी और अधर्व की ओर झपटी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। रिया बोली, तुम अब भी यहीं खड़े हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मेरी माँ ने तुम्हारी माँ को सिर पर चढ़ाया और तुमने मेरे ही गले में यह गुलामी का पट्टा डाल दिया। अधर्व ने ठंडी सांस ली और अपनी शेरवानी की बाजू ठीक करते हुए सोफे पर बैठ गया। उसका यह अंदाज रिया को और ज्यादा आग बबूला कर गया।
अधर्व बोला, रिया साहब, गला आपका है, पट्टा आपने ही चुना था, बस उस पर नाम गलत लिखा था, मैंने तो नाम बदल दिया है। गुलामी तो आप ऋषभ की भी करने को तैयार थी, रिया चिल्लाते हुए। जुबान संभाल के बात करो, ऋषभ मेरा प्यार था, और तुम क्या हो? एक जासूस, एक बॉडीगार्ड जो मेरे डैड के टुकड़ों पर पलता है। तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है, इसलिए मेरे करीब आने के बारे में सोचना भी मत। तुमने यह सब पैसों के लिए किया है ना? बोलो, कितने पैसे चाहिए इस शादी को अभी खत्म करने के लिए? रिया अलमारी की तरफ भागी और अपना चेकबुक निकालकर अधर्व के चेहरे पर फेंक दिया। लिख, जितनी जीरो लगानी है लगा ले, और अभी इस वक्त दफा हो जा मेरी जिंदगी से। वो चिल्लाई तो अधर्व ने उठकर उसके मुंह पर एक हाथ रख दिया और दूसरे हाथ से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे दीवार से टिका दिया। तुम समझती क्या हो खुद को? अगर मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुम्हारा सारा गुरूर तोड़कर रख दूं और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसने रिया की आंखों में ऐसे झांकते हुए कहा था कि रिया की आंखें फटी रह गई थी, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसने रिया का मुंह अपनी हथेली से बंद किया हुआ था। मैं तुम्हारा पति हूँ, इसलिए मुझसे तमीज से बात किया करो। और क्या कहा तुमने अभी कि तुम्हें मुझसे घिन आती है? तो आज के बाद तुम्हें खुद से भी घिन आएगी, क्योंकि मैं आज तुम्हारे साथ वो करने वाला हूँ जो हर पति का अपनी पत्नी पर हक होता है, और मुझे वो सब करने से तुम भी नहीं रोक सकती। कहते हुए उसने रिया के मुंह से अपना हाथ हटाया तो रिया उंगली दिखाते हुए उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अधर्व ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। रिया आंखें फाड़कर खुद को छुड़ाने की हर नाकामयाब कोशिश करने लगी, मगर अधर्व जैसे नौजवान की चंगुल से छूटना उसके बस की बात नहीं थी। रिया विक्रम सिंघानिया की इकलौती औलाद थी। वो उसे हर खुशी देना चाहते थे ताकि उसे कभी अपनी माँ की कमी महसूस न हो। विक्रम सिंघानिया ने प्यार के नाम पर रिया के इर्द गिर्द जी हुजूरी की एक दीवार खड़ी कर दी थी। रिया के लिए दुनिया का मतलब था वह जो चाहेगी वह उसे मिलेगा। उसके लिए कीमत सिर्फ एक नंबर था और इंसान सिर्फ उसके काम आने वाले प्यादे। उसी दौरान विक्रम सिंघानिया की पुरानी वफादार नौकरानी सुमित्रा अपने बेटे अधर्व को लेकर सिंघानिया मेंशन आई थी। सुमित्रा चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने, लेकिन विक्रम ने उसे रिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी थी। रिया के लिए अधर्व कभी कोई इंसान था ही नहीं, वह उसके लिए बस एक चलता फिरता टॉय था, शैडो था। वह अक्सर अपने दोस्तों के बीच कहती, देखो डैड ने मेरे लिए एक नया कुत्ता रखा है जो मेरे पीछे पीछे बैग उठाकर चलता है। रिया ने बचपन से ही अधर्व का अपमान करना अपना अधिकार समझ लिया था। कभी वह जानबूझकर कीचड़ में पैर रखती और अधर्व को उसके जूते साफ करने का हुक्म देती, तो कभी अपनी महंगी कार की चाबियां उसकी ओर फेंककर उसे ड्राइवर कहकर पुकारती। अधर्व चुपचाप सब सहता था, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि साहब के हम पर बहुत एहसान है। एक दिन रिया हाथ में जूस का गिलास लिए अपने दोस्तों के साथ ठहाके मार रही थी, तभी उसकी नज़र अधर्व पर पड़ी जो चुपचाप पहरा दे रहा था। रिया को शरारत सूझी, उसने अपने दोस्तों को कोहनी मारी। रिया ऊंची आवाज में बोली, हे गाइस, तुम लोगों ने मेरा नया शैडो देखा है? डैड ने इसे खास तौर पर मेरी गुलामी के लिए ट्रेंड किया है। रिया की आवाज में एटीट्यूड साफ झलक रहा था। रिया के दोस्त समीर, तान्या और विक्की जोर से हंसने लगे। समीर मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे रिया, यह बॉडीगार्ड है या कोई बुत? तब से एक ही जगह पर खड़ा है, क्या ऐसे भूख प्यास नहीं लगती? समीर की बात रिया मुस्कुराते हुए अधर्व के पास जाकर बोली, अधर्व इधर आओ। अधर्व धीमे कदमों से चलकर रिया के पास आया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। जी रिया साहब। रिया अपने दोस्तों की ओर देखकर बोली, देखा कितना आज्ञाकारी है। अधर्व, मेरे दोस्तों को लग रहा है कि तुम इंसान नहीं एक मशीन हो। समीर का जूता थोड़ा गंदा हो गया है, जरा इसे अपने रुमाल से साफ तो कर दो। अधर्व की आंखों में एक पल के लिए गुस्से की चमक उभरी, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। अधर्व बोला, साहब मेरा काम आपकी सुरक्षा करना है,
जूतों की सफाई करनी नहीं। मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, नौकर नहीं। अधर्व की बात पर रिया की आंखों में खून उतर आया। उसे लगा जैसे अधर्व ने उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती कर दी। रिया तमतमाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? भूल गए कि तुम्हारी माँ आज भी मेरी रसोई में रोटियां बेलती है। अगर मैंने अभी डैड से कह दिया तो आज शाम का खाना भी तुम दोनों को नसीब नहीं होगा। जल्दी साफ करो इसे। तान्या ने हंसते हुए अपना पैर आगे बढ़ा दिया। रिया, मेरा सैंडल भी थोड़ा डस्ट वाला लग रहा है। रिया अधर्व के चेहरे के पास आकर बोली, क्या हुआ अधर्व? तुम्हारी वो मर्दानगी और ईमानदारी कहाँ गई? तुम सिर्फ एक दो कौड़ी के नौकर हो। तुम्हारी ये हैसियत मेरे इन दोस्तों के सामने एक कीड़े जैसी है। झुको और साफ करो। अधर्व ने गहरी सांस ली। उसने घुटने टेके और अपने जेब से सफ़ेद रूमाल निकाला। जैसे ही उसने जूता साफ करना शुरू किया, रिया के दोस्तों ने सीटियां बजाना शुरू कर दी। विक्की बोला, वाह रिया, क्या कंट्रोल है तुम्हारा। इसे तो तूने बिल्कुल पालतू बना रखा है। रिया अधर्व के सिर पर हाथ थपथपाते हुए बोली, गुड बॉय। पता है अधर्व, ऋषभ कह रहा था कि शादी के बाद हम तुम्हें अपने डॉगी ब्रोनो को नहलाने के काम पर रखेंगे। कम से कम तुम्हें नहलाना तो आता ही होगा। अधर्व जूता साफ करके खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अपमान की आग थी, लेकिन आवाज में बर्फ जैसी ठंडक। अधर्व बोला, काम पूरा हो गया है। रिया साहब, क्या मैं अब अपनी जगह पर वापस जा सकता हूँ? रिया झुंझलाकर बोली, जाओ। और सुनो, अगली बार जब मेरे दोस्त आए तो चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट रखना। मुझे उदास नौकर पसंद नहीं है। जब अधर्व वहां से दूर गया तो तान्या ने धीमे से कहा, रिया यार, बंदा तो बहुत हैंडसम है। अगर ये तेरा बॉडीगार्ड न होता तो मैं पक्का इस पर लाइन मारती। रिया नफरत से बोली, हैंडसम? ये? तान्या, अपनी पसंद बदलो वरना बहुत पछताओगी। इसके शरीर से मुझे नौकरों वाली गंध आती है। ये सिर्फ एक बॉडीगार्ड है जो मेरी परछाई बनकर रहना चाहता है, क्योंकि इसे पता है कि सिंघानिया खानदान की जूठन भी इसके खानदान की 7 पुश्तों को पाल सकती है। अधर्व दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भिज गई थीं कि नाखूनों के निशान उसकी हथेली पर छा गए थे। उसने मन ही मन कहा, रिया साहब, आज आप हंस लीजिए। जिस दिन इस नौकर की जरूरत पड़ेगी उस दिन आपकी ये दौलत काम नहीं आएगी। रिया हर समय ऋषभ के साथ रहती थी। अधर्व अच्छी तरह से जानता था कि यह लड़का ठीक नहीं है। रिया मैम साहब, आप इस लड़के से दूर रहा कीजिए। ये लड़का आपके लिए ठीक नहीं है। अधर्व ने जब रिया से ऐसा कहा तो वो आग बबूला हो गई और अधर्व के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर बोली, हाउ डे यू, 2 कौड़ी के नौकर। अब तुम मुझे बताओगे मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं? लगता है डैड ने कुछ ज्यादा ही तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है। नौकरों की औकात में रहा करो। क्या गलत है, क्या सही है, मुझे बताने की तुम्हें जरूरत नहीं है। डैडी ने तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनाया है, दोस्त नहीं। इसलिए ऋषभ के बारे में दोबारा इस तरह की बातें करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ दूंगी। ये तमाशा ऋषभ भी देख रहा था। शोर सुनकर रिया के सारे दोस्त भी वहां पहुंच गए और अधर्व के हुए अपमान पर जोर जोर से हंसने लगे। अधर्व अपमान का घूंट पीकर रह गया था। ऋषभ रिया का हाथ पकड़कर बोला, जान, जितनी जल्दी हो तुम अपने डैड से हमारी शादी की बात करो, वरना ये तुम्हारा बदतमीज नौकर उन्हें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर उनका मूड खराब कर देगा। रिया बोली, तुम सही कहते हो ऋषभ, मैं आज ही डैडी से अपनी शादी की बात करती हूँ। कहकर दोनों ने एक दूसरे को हक किया और वहां से जाने लगे। लेकिन जब रिया ने देखा अधर्व अभी भी वहीं खड़ा जमीन को अपने पैरों से कुरेद रहा है तो वो वापस उल्टे पांव उसके पास गई और उसके चेहरे की तरफ चुटकी बजाते हुए बोली, ओ मिस्टर, घर जाना है, देर हो रही है। क्या दिमाग और कान के शटर डाल रखे हैं? वो कभी भी अधर्व से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। ऐसा नहीं था कि अधर्व को गुस्सा नहीं आता था, मगर विक्रम जी और अपनी माँ की वजह से वो रिया की हर हरकत बर्दाश्त करता था। शाम को रिया अपने पापा के कमरे में गई और दरवाजा धीरे से खटखटाया। आई कम इन डैड? सो गए क्या? नहीं बेटा, आओ, क्या बात है? आज इस वक्त कोई बात है क्या?
विक्रम जी रिया को देखकर बेड से उठकर खड़े हो गए, उठकर बैठ गए। रिया पास आई और बड़े ही प्यार से बोली, डैडी मैं आज आपसे कुछ मांगने आई हूँ, प्लीज़ ना मत कीजिएगा। रिया ने मासूम सा मुंह बनाया और अपने पापा के पैरों के पास बेड पर बैठ गई। सब कुछ तुम्हारा ही तो है बेटा, मगर आज ऐसी क्या चीज़ मांगनी है जो तुम इस वक्त इस तरह से मुझसे पूछ रही हो। रिया बोली, पहले आप मुझसे वादा कीजिए डैड कि आप मना नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, नहीं मना करूँगा, बोलो क्या चाहिए मेरी गुड़िया को। विक्रम शेखावत ने प्यार से रिया के सिर पर हाथ फेरा तो रिया ने कहा, डैडी मुझे एक लड़का पसंद आ गया है और हम उससे शादी करना चाहते हैं, वो भी हमेशा हमसे बहुत प्यार करता है। रिया ने जब ये बात कही तो एक पल के लिए विक्रम शेखावत के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। रिया कब इतनी बड़ी हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं डैडी, मुझे बस आपके मुंह से हाँ सुननी है, क्योंकि मैं उसके बिना मर जाऊंगी। ठीक है बेटा, पहले तुम उस लड़के से तो मिलवाओ, वो कैसा है, कौन है, उसका ख़ानदान कैसा है, पहले मैं ये सब देख लूँ तब ही हाँ करूँगा। रिया बोली, आपको जो देखना है देखो, मगर कुछ भी हो मैं शादी करूँगी तो ऋषभ से, सिर्फ ऋषभ से। अगर आपने मना किया तो मेरी लाश देखोगे। और पैर पटकते हुए अपने कमरे से चली गई। विक्रम शेखावत को रात भर नींद नहीं आई। आखिर एक बेटी के बाप जो थे उन्हें ये अच्छी तरह पता था कि रिया बहुत जिद्दी है। अगर उन्होंने उसे मना किया तो वो रिया कुछ भी कर सकती है। रात बीती, सुबह का समय विक्रम सिंघानिया अपने आलीशान ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें कहीं और ही थी। उनके कानों में रिया की वह आखिरी धमकी गूंज रही थी। रिया चीखते हुए, डैड मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने कह दिया ना कि मैं ऋषभ से ही शादी करूंगी। मुझे बचपन से आपने हर वो चीज़ दी जो मैंने मांगी, फिर आप आज ना कैसे कह सकते हैं। अगर कल तक आपने इस शादी के लिए हाँ नहीं की तो मेरी लाश पर इस घर से बाहर निकलेगी। विक्रम साहब के हाथों ने कुर्सी के हत्थे को जोर से जकड़ लिया। उन्हें आज खुद पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने रिया को इतनी आज़ादी, इतनी दौलत और इतना लाड़ प्यार क्यों दिया कि आज उसे ना सुनने की आदत ही नहीं रही। शाम को जब वो कमरे में अपने सोच में डूबे थे, तभी कमरे में सुमित्रा हाथ में चाय की ट्रे लेकर दाखिल हुई। उसने विक्रम साहब के चेहरे का दर्द पढ़ लिया था। उसे पता था साहब किसी बात से बहुत परेशान हैं। आज से पहले उसने उन्हें इतना परेशान तब देखा था जब रिया की माँ उन्हें छोड़कर गई थी। उसने चाय रखी और उनकी परेशानी का कारण पूछा। जब विक्रम ने उसे बताया तो वो परेशान नहीं हुई, क्योंकि अधर्व अक्सर ये बात अपनी माँ से करता रहता था। माँ, रिया मैम साहब जिस लड़के से प्यार करती हैं वो मुझे ठीक नहीं लगता। क्या हमें ये बात साहब को बतानी चाहिए? तो वो उसे रोक देती थी। सुमित्रा जी बोली, साहब परेशान मत होइए, बेटी अभी नासमझ है, उसे दुनियादारी की खबर नहीं है। सुमित्रा, मैंने उसे पालने में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर शायद उसे संस्कार देना भूल गया। वह उस ऋषभ के पीछे पागल है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। सुमित्रा साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, बिटिया की जिद के आगे झुकने से पहले हमें उस लड़के की असलियत जान लेनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हमारी फूल जैसी बच्ची किसी गलत के हाथ में चली जाए। विक्रम साहब को सुमित्रा की बात सही लगी। सुमित्रा सिर्फ एक नौकरानी नहीं थी, वह इस घर की रीढ़ थी। उन्होंने तय किया कि वह यह काम किसी बाहरी जासूस को नहीं, बल्कि सुमित्रा के बेटे अधर्व को सौंपेंगे। विक्रम साहब ने अधर्व को अपने केबिन में बुलाया। विक्रम सिंघानिया बोले, अधर्व, रिया जिस लड़के से शादी करना चाहती है उसका पूरा बायोडेटा मुझे चाहिए, उसकी एक एक बात, उसकी पिछली जिंदगी की मंशा, सब कुछ। अधर्व ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया। जी साहब, 2 दिन का वक्त दीजिए। 2 दिन बाद जब अधर्व वापस आया तो उसके हाथ में एक मोटी फाइल थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ छलक रही थीं। अधर्व बोला, साहब, जैसा हमें लग रहा था सच उससे ज़्यादा भयानक है। ऋषभ कोई मामूली लड़का नहीं है।
वह आपके पुराने दुश्मन बिजनेसमैन मिस्टर खन्ना का बेटा है। विक्रम साहब के होश उड़ गए। खन्ना का बेटा? वही जिसे मैंने 10 साल पहले बिजनेस घोटाले में जेल भिजवाया था। अधर बोला, जी साहब, यह सब एक सोची समझी साजिश है। ऋषभ को रिया के पीछे खन्ना नहीं लगाया है। उसका मकसद रिया से प्यार करना नहीं, बल्कि सिंघानिया ग्रुप के शेयर्स को अपने नाम करवाना, आपकी पूरी दौलत हड़पना है। खन्ना का प्लान है कि शादी के ठीक बाद रिया को धक्के मारकर घर से निकाल देंगे, ताकि आपकी इज्जत और दौलत दोनों मिट्टी में मिल जाए। विक्रम साहब का हाथ कांपने लगा। उन्होंने फाइल देखी जिसमें ऋषभ की दूसरी लड़कियों के साथ तस्वीरें और खन्ना के साथ उसकी मीटिंग्स के रिकॉर्ड्स थे। विक्रम साहब ने रिया को अपने कमरे में बुलाया और उसे बेसबूत दिखाए। विक्रम सिंघानिया बोले, देखो रिया, यह लड़का तुमसे प्यार नहीं करता। यह खन्ना का बेटा है। यह तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता है। रिया ने फाइलों को देखा और उन्हें हवा में उछाल दिया। रिया बोली, पागलों की तरह हंसते हुए, डैड, मुझे पता था आप कोई ना कोई ड्रामा जरूर करेंगे। ये तस्वीरें फर्जी हैं। आपको ये तस्वीरें और फाइल इस अधर्म ने ला कर दी होंगी ना। मुझे पहले से ही पता था ये आपके कान जरूर भरेगा, क्योंकि ये ऋषभ से जलता है। डैड, मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लगते। आपको एक दिन ये बर्बाद कर देगा। और अगर वो खन्ना का बेटा भी है तो क्या हुआ, वो मुझसे प्यार करता है। आपको इसने भड़काया है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं ऋषभ के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती। या तो कल मेरी शादी ऋषभ से होगी या फिर आप मेरा चेहरा नहीं देखेंगे। कहते हुए उसने एक बार अधर्व की तरफ भारी नज़रों से देखा और अपने कमरे में चली गई। विक्रम साहब टूट चुके थे। उन्हें पता था कि रिया इस वक्त जुनून में है। उन्होंने चुपके से अधर्व की ओर देखा। विक्रम सिंघानिया बोले, मन में, मुझे अपनी बेटी की जान बचानी होगी, चाहे इसके लिए उसे मुझसे नफरत ही क्यों न करनी पड़े। उन्होंने अधर्व को कोने में ले जाकर कहा, अधर्व, शादी की तैयारियां शुरू करो, लेकिन दूल्हा ऋषभ नहीं, तुम होगी। मैं उसे अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकता। तुम मेरी वफादारी का कर्ज चुकाओगे। अधर्व की आंखों में हैरानी थी। साहब, रिया साहब मुझसे नफरत करती हैं। वह मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। विक्रम सिंघानिया बोले, उसकी नफरत मंजूर है मुझे, पर उसकी मौत नहीं। तुम्हें यह करना ही होगा। शादी का दिन आया। ऋषभ अपने पिता खन्ना के प्लान के मुताबिक शेरवानी पहनकर तैयार था। वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि आज सिंघानिया खानदान का सूरज डूब जाएगा। वह बाथरूम में हाथ धोने गया, तभी पीछे से अधर्व ने उस पर हमला कर दिया। अधर्व ने ऋषभ के सिर पर वार किया, जिससे वह बेहोश हो गया। अधर्व गुस्से में, तेरा खेल खत्म हुआ। ऋषभ, तूने सिंघानिया साहब की बेटी को मोहरा बनाया, अब तू खुद इस बाथरूम में मोहरा बनकर रहेगा। अधर्व ने ऋषभ के हाथ पैर बांधे और उसे अंदर से लॉक कर दिया। उसने ऋषभ का सेहरा और शेरवानी पहनी। जब अधर्व मंडप में पहुंचा तो रिया उसे ऋषभ समझकर मुस्कुरा रही थी। उसने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए, मंत्र पढ़े और रिया की मांग में सिंदूर भर दिया। जैसे ही शादी संपन्न हुई और अधर्व ने चेहरा हटाया, रिया चीखते हुए बोली, हाउ डे यू, 2 कौड़ी के नौकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे शादी करने की। उसने एक जोरदार थप्पड़ अधर्व के चेहरे पर दे मारा। विक्रम सिंघानिया बोले, बेटा, शादी हो गई है, अब कम से कम 6 महीने तुम्हें इसके साथ रहना होगा, उसके बाद ही तलाक हो सकता है। रिया बोली, मैं इसे नहीं मानती, ऐसी शादी को। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। विक्रम सिंघानिया बोले, ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन इस घर की एक फूटी कौड़ी तुम्हें नहीं मिलेगी। और अगर यहाँ रहना है तो तुम दोनों को पति पत्नी की तरह इसी घर में रहना होगा। रिया का घमंड चूर चूर हो गया था। उसने अधर्व को देखा, जो गाल पर थप्पड़ का निशान लिए चुपचाप खड़ा था। रिया बोली, ठीक है डैड, यह यहीं रहेगा, लेकिन मेरे पैरों की धूल बनकर। मैं देखूंगी कि एक नौकर का पति बनने का अंजाम क्या होता है। विक्रम शेखावत अधर्व की तरफ लाचार भरी नज़रों से देख रही थी। अधर्व ने अपनी आंखें झपकाते हुए उन्हें इशारा किया कि मैं सब संभाल लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। अधर्व, 1 मिनट, मेरी बात सुनो। विक्रम सिंघानिया ने अधर्व को अपने पास बुलाया। अधर्व बोला, जी साहब, कहिए, क्या कहना है आपको।
विक्रम शेखावत ने कहा, देखो अधर्व, मैं जानता हूँ कि रिया बहुत ही बदतमीज हो गई है, इसलिए मैं उसे सुधारने की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। कुछ भी करो इसके साथ, पर उसे सुधार दो। मैं उसे लाड़ प्यार में कुछ ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया हूँ। मैं तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं बोलूँगा। जब विक्रम सिंह सिंघानिया ने लाचारी भरे शब्दों में अधर्व से यह सब बात कही तो अधर्व को विक्रम सिंघानिया का दर्द समझ में आ रहा था। एक बिन माँ की बेटी को पालना एक पिता के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगर पिता न हो तो माँ अपने बच्चों को पाल सकती है, लेकिन बिन माँ के बच्चे को संभालना पिता के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। शाम के समय जब अधर्व कमरे में गया तो कमरा फूलों से सजा हुआ था, क्योंकि कमरा ऋषभ और रिया के लिए सजाया गया था। रिया ने पूरा इंतजाम किया था कि उसकी ऋषभ से शादी के बाद वो अपने पिता के घर ही रहेगी। ऋषभ भी इस बात के लिए राजी हो गया था, क्योंकि वह और खन्ना तो यही चाहते थे कि उसके घर पर रहकर ही उसके पिता विक्रम सिंघानिया को बर्बाद कर सके। रात का सन्नाटा सिंघानिया मैंसन के हर कोने में पसरा हुआ था, लेकिन रिया के बेडरूम के अंदर एक अलग ही तूफान उमड़ रहा था। कमरे को सुहागरात की तरह सजाया गया था। फूलों की महक और मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी जो इस वक्त रिया को चुभ रही थी। रिया कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसका भारी लहंगा और जेवर उसे बोझ लग रहे थे। तभी दरवाज़ा खुला और अधर्व अंदर दाखिल हुआ। उसने दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी। रिया चीखते हुए बोली, दरवाज़ा क्यों बंद किया तुमने? बाहर निकलो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में कदम रखने की? अधर्व खामोश रहा। उसने अपनी शेरवानी का बटन खोला और घड़ी उतारकर मेज पर रख दी। उसकी इस खामोशी ने रिया का पारा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया था। रिया बोली, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ओए नौकर, बहरे हो क्या? ऋषभ कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छुपाया है? मेरा दम घुट रहा है तुम्हारे साथ इस कमरे में। तुम्हारे शरीर से मुझे उन पुराने बर्तनों और गरीबी की गंध आती है। छी, मुझे तुमसे घिन आती है। अधर्व धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जिसे रिया ने पहले कभी नहीं देखा था। अधर्व बोला, मुझसे घिन आती है? अपने पति से और उस ऋषभ से जो तुम्हें खन्ना के हाथों बेचने वाला था। तुम्हारे डैड ने मुझे अधिकार दिया है रिया। उन्होंने मुझसे कहा है तुम्हें सुधारने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं कर सकता हूँ। यू शट अप, शर्म नहीं आती तुम्हें नौकर होकर मुझसे इस तरह की हरकत करते हुए? मुझे ये अधिकार तुम्हारे पिता ने दिया है। रिया हंसते हुए, अधिकार? एक कुत्ता अब मालिक बनने के सपने देख रहा है। तुम मेरे करीब भी आए ना तो मैं। इससे पहले कि रिया अपनी बात पूरी कर पाती, अधर्व ने झटके से उसकी कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। रिया सीधे अधर्व के मजबूत सीने से जा टकराई। रिया हैरान और कांपते हुए बोली, छोड़ो मुझे। हाउ डे यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अधर्व ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसका चेहरा रिया के चेहरे के इतने करीब था कि रिया को उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। रिया ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अधर्व के हाथ उसकी कमर पर लोहे की जंजीर की तरह जकड़े हुए थे। अधर्व धीमे और भारी आवाज में बोला, जितनी घिन करोगी मैं उतना ही करीब आऊँगा। तुम भूल रही हो रिया, आज से मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारे डैड ने मुझे सिर्फ तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं, तुम्हारा मालिक बनाकर इस कमरे में भेजा है। तो आज की रात मैं जो तुम्हारे साथ करूँगा उसके बाद तो मैं खुद से भी घिन आने लगेगी। अधर्व ने झुककर रिया के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे चूमने लगा। रिया की आंखों में खौफ और गुस्से के आंसू आ गए। वह संघर्ष कर रही थी, लेकिन अधर्व की ताकत के आगे वह बेबस थी। रिया आंखों में आंसू भरते हुए बोली, तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। डैड को पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। अधर्व हंसते हुए बोला, डैड को सब पता है। उन्होंने ही कहा है कि तुम रिया के पति हो और पति अपनी पत्नी के साथ कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी के बिना। रिया ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। तो अधर्व बोला, हाँ, जब पत्नी तुम्हारी तरह बदतमीज और घमंडी हो। तुम जैसी बिगड़ी हुई शहजादी का गुरूर अगर प्यार से नहीं टूटता तो इसे हक से तोड़ना पड़ता है।
दूसरी तरफ महल के पिछले हिस्से वाले बाथरूम में ऋषभ को होश आ चुका था। उसके हाथ पैर बंधे थे और मुंह पर पट्टी थी, लेकिन ऋषभ एक शातिर अपराधी था। उसने अपनी जेब में छिपे एक छोटे से कटर से, जो उसने खन्ना के कहने पर रखा था, धीरे धीरे अपनी रस्सियों को काटना शुरू किया। पसीने से लथपथ ऋषभ ने आखिरकार खुद को आज़ाद कर लिया। उसने बाथरूम की छोटी सी खिड़की की ओर देखा। वह खिड़की ऊंचाई पर थी, लेकिन उसने बाल्टी और वॉश बेसिन के सहारे लेकर खुद को ऊपर खींचा। ऋषभ दांत पीसते हुए बोला, अधर्व, तूने आज अपनी मौत को दावत दी है। तूने सोचा कि तू रिया से शादी कर लेगा और मैं देखता रहूंगा। अब देख मैं क्या करता हूँ। ऋषभ खिड़की का कांच तोड़कर बाहर कूद गया। अंधेरे का फायदा उठाते हुए वह झाड़ियों में छिप गया और सीधे अपने पिता मिस्टर खन्ना को फोन लगाया। रिया अब भी अधर्व की बाहों में कैद थी। उसका अहंकार पहली बार टूटता हुआ उसे महसूस हो रहा था। अधर्व बोला, क्या हुआ रिया साहब, आपकी बदतमीजी कहाँ गई? आपके वो दोस्त कहाँ गए? आज इस कमरे में सिर्फ तुम हो और तुम्हारा वो 2 कौड़ी का नौकर, जिसे तुमने आज अपना पति बनाया है। रिया सकते में आ गई और उसे आंख दिखाते हुए बोली, तुम समझते क्या हो खुद को? मुझे पता है तुमने मेरे डैडी को अपनी बातों से बहला फुसला कर मुझसे बदला ले रहे हो। अधर्व रिया की आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, बिल्कुल सही समझा तुमने। मैं अब तुमसे हर उस बात का बदला लूँगा जो तुमने मेरे और मेरी माँ की बदतमीजी करके किया है। जिस दिन तुमने मेरी माँ से अपने पैरों की धूल साफ करने को कहा था, उसी दिन मैंने तुम्हें सुधारने की कसम खाई थी। आज से और अभी से तुम्हारा सुधार शुरू है और याद रखना, अगले 6 महीने तक तुम्हारी हर सुबह मेरी मर्जी से शुरू होगी और हर रात इसी तरह खत्म होगी। अधर्व ने उसे झटके से छोड़ा, जिससे रिया लड़खड़ाकर बिस्तर पर गिर पड़ी। अधर्व बोला, जाओ और जाकर अपना ये भारी लहंगा उतारो और साधारण कपड़े पहनो। आज से तुम इस बिस्तर पर नहीं, नीचे सोओगी, ताकि तुम्हें पता चले कि फर्श पर सोने वालों की दुनिया कैसी होती है। रिया बिस्तर पर बैठी सुसक रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बॉडीगार्ड इतना कठोर हो सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाहर सब अपनी वापसी की योजना बना रहा था और अधर्व उसे सिर्फ सुधार नहीं रहा था, बल्कि आने वाले खतरे के लिए तैयार कर रहा था। अगली सुबह सिंगानिया मेंशन का माहौल किसी शमशान की तरह शांत लेकिन तनावपूर्ण था। रिया की आंखों के नीचे काले घेरे थे। रात भर रोने और फर्श की ठंडी जमीन पर सोने की वजह से उसका शरीर टूट रहा था। वह सीधे अपने पिता के स्टडी रूम में दाखिल हुई। विक्रम सिंघानिया वहां वकील के साथ कुछ कागजात देख रहे थे। रिया कांपती आवाज में बोली, डैड, बहुत हुआ आपका यह ड्रामा। मैं इस घर में एक पल और नहीं रह सकती। उस नौकर ने कल रात मेरे साथ जो जबरदस्ती की, उसके बाद मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। आप अपनी दौलत अपने पास रखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। विक्रम साहब ने चश्मा उतारा और मेज पर रखा एक लाल फाइल की ओर इशारा किया। विक्रम सिंघानिया बोले, बैठो रिया, जाने से पहले अपनी नई वसीयत के बारे में जान लो। कल रात ही मैंने इसमें एक नया क्लोज शर्त जुड़वाई है। रिया ने झपट कर फाइल उठाई और पढ़ने लगी। जैसे जैसे उसकी नजरें फाइलों पर दौड़ रही थी, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ता गया। रिया हैरान होकर बोली, यह क्या है? अगर मैं अधर्व को छोड़कर जाती हूँ या 6 महीने से पहले तलाक मांगती हूँ, तो सिंघानिया ग्रुप की 100% प्रॉपर्टी, यह बंगला और मेरे सारे ट्रस्ट फंड अधर्व के नाम हो जाएंगे। विक्रम सिंघानिया बोले, हाँ, और तुम सड़क पर आ जाओगी। जिस ऋषभ के पास तुम भागने की सोच रही हो ना, वो तुम्हें एक दिन भी अपने पास नहीं रखेगा जब उसे पता चलेगा कि तुम कंगाल हो चुकी हो। रिया बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते हो डैड, मैं आपकी बेटी हूँ। आपने उस नौकर के बेटे को मेरा वारिस बना दिया। तभी अधर्व कमरे में दाखिल हुआ। उसने सादे कपड़े पहने थे, लेकिन उसके चलने के अंदाज में अब एक मालिक वाली कड़क थी। अधर्व बोला, साहब ने बिल्कुल सही किया है रिया, क्योंकि आपको पैसों की कदर नहीं है और मुझे पता है कि इस साम्राज्य को कैसे बचाना है।
अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो इस घर में मेरी पत्नी बनकर रहो और सुधर जाओ, या फिर अभी बाहर निकल जाओ और गरीबी में जियो। रिया ने नफरत से अथर्व को देखा। तुमने डैड पर काला जादू किया है, तुम सब हड़पना चाहते हो। अथर्व रिया के करीब जाकर धीमी आवाज में बोला, हड़प तो मैंने कल रात ही लिया था रिया, जब मैंने तुम्हें अपनी बाहों में भरा था, याद है ना? अब फालतू की बहस छोड़ो, नीचे सुमित्रा माँ ने नाश्ता बनाया है, जाओ और जाकर डाइनिंग टेबल साफ करो। आज से तुम सिर्फ एक सजावटी गुड़िया बनकर नहीं रहोगी। रिया चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ आ गया था कि वह चारों तरफ से घिर चुकी है। वह वहां से पैर पटकते हुए बाहर निकल गई। रिया अपने कमरे में बंद होकर रो रही थी। तभी उसके गुप्त फोन, जो अथर्व की नज़रों से बच गया था, पर मैसेज आया। वह ऋषभ का था। ऋषभ का मैसेज, रिया जान, मैं बाथरूम से किसी तरह जान बचाकर भागा हूँ। उस अथर्व ने मुझे मारने की कोशिश की थी। तुम्हारे डैड उसके बस में हैं। वो लोग तुम्हें कैद करना चाहते हैं। आज रात 12 बजे पिछवाड़े वाले गेट पर आना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। रिया की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसे लगा कि ऋषभ ही उसका इकलौता सहारा है। उसे वसीयत की परवाह नहीं थी। उसे बस अथर्व के उस जहरीले स्पर्श और अपमान से आज़ादी चाहिए थी। रात के ठीक 12 बजे रिया दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसने एक छोटा बैग लिया जिसमें उसके कुछ महंगे जेवर थे। जैसे ही वह गार्डन के पिछले गेट पर पहुंची, उसे एक काली गाड़ी दिखी। रिया फुसफुसाते हुए बोली, ऋषभ, क्या तुम वहां हो? गाड़ी का दरवाजा खुला, लेकिन अंदर से ऋषभ नहीं, बल्कि अथर्व बाहर निकला। उसके हाथ में वही फोन था जिससे रिया को मैसेज किया गया था। रिया पीछे हटते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे? ऋषभ कहाँ है? अथर्व ठंडी हंसी के साथ बोला, ऋषभ तो अपने बाप खन्ना के साथ शहर छोड़ने की फिराक में है। रिया, यह मैसेज मैंने उसके फ़ोन को हैक करके भेजा था। मुझे देखना था कि तुम कितनी जल्दी अपनी बर्बादी की तरफ भागती हो। रिया बोली, तुम बड़े धोखेबाज हो, मुझे जाने दो। अथर्व ने आगे बढ़कर रिया का रास्ता रोका और उसे दीवार से सटा दिया। उसकी पकड़ फिर से उतनी ही सख्त थी जितनी सुहाग रात वाली रात थी। अथर्व ने कहा, कहाँ जाओगी? उस इंसान के पास जिसने अभी आधे घंटे पहले खन्ना से कहा कि अगर रिया पैसे लेकर नहीं आ पाई तो मैं उसे किसी क्लब में बेच दूंगा। यकीन नहीं आता ना? तो ये सुनो, ये रिकॉर्डिंग। अथर्व ने रिकॉर्डिंग प्ले की। ऋषभ की आवाज़ गूंजी, डैड, रिया अब मेरे किसी काम की नहीं। अगर उसके डैड ने उसे बेदखल कर दिया है तो मैं बस उसके गहने छीनकर उसे कहीं ठिकाने लगा दूंगा। रिया के हाथ से उसका बैग छूटकर गिर गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गई। अथर्व झुककर उसके कान के पास बोला, दुनिया बहुत जालिम है रिया साहब। आपके डैड ने मुझे आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि इस जालिम दुनिया से बचाने के लिए पति बनाया है। वह चुपचाप अंदर चलिए, इससे पहले कि मेरा सब्र टूट जाए और मैं आपको वह सजा दूं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। अथर्व ने रिया को गोद में उठा लिया। रिया ने इस बार विरोध नहीं किया। उसकी आंखों से बस खामोश आंसू बह रहे थे। उसे समझ आ रहा था कि जिसे वह दुश्मन समझ रही थी वही उसका रक्षक था। अगली सुबह हवेली में अचानक अफरा तफरी मच गई। विक्रम सिंघानिया अपने सीने को पकड़कर सोफे पर गिर पड़े। सुमित्रा जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी, साहब को क्या हुआ? कोई डॉक्टर को बुलाओ। रिया बदहवास होकर नीचे दौड़ती आई। उसने देखा कि उसके पिता की आंखें बंद हैं और वे बड़ी मुश्किल से सांस ले रहे हैं। रिया रोते हुए बोली, डैड,
डैड आंखें खोलिए, आपको क्या हुआ है? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। अथर्व तुरंत वहां पहुंचा। उसने विक्रम साहब की नब्ज देखी और रिया की तरफ सख्त निगाहों से देखा। अथर्व बोला, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है रिया। कल रात तुम घर से भागने की कोशिश कर रही थी और साहब ने वह सब देख लिया। उनका दिल यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उनकी इकलौती बेटी एक धोखेबाज के लिए उन्हें मरने के लिए छोड़ गई। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर, जो विक्रम साहब के पुराने दोस्त थे और इस योजना में शामिल थे, उन्होंने आकर चेकअप किया और गंभीर चेहरा बनाकर कहा। डॉक्टर साहब बोले, विक्रम की हालत बहुत नाजुक है, इन्हें गहरा सदमा लगा है। अगर ये अगले कुछ दिनों में खुश नहीं हुए या इन्हें तनाव मिला तो कुछ भी हो सकता है। रिया, अब सब तुम्हारे हाथ में है। रिया ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। डैड, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। मैं अथर्व के साथ अपनी शादी निभाने की कोशिश करूंगी। बस आप ठीक हो जाइए। विक्रम साहब ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। अंदर ही अंदर वो मुस्कुरा रही थी कि उनका नाटक काम कर गया। उन्होंने कांपते हुए रिया का हाथ अथर्व के हाथ में रख दिया। विक्रम सिंघानिया धीमी आवाज में बोले, रिया, अथर्व ही अब इस घर की जिम्मेदारी संभालेगा। तुम ऑफिस जाओगी और इसके साथ काम सीखोगी। मुझे वादा करो कि तुम इसे अपना पति मानोगी और कभी इसका अपमान नहीं करोगी। जो ये कहेगा वो मानोगी। रिया ने भारी मन से अथर्व के हाथ को थाम लिया। मैं वादा करती हूँ डैड। अगले दिन अथर्व ने रिया को सिंघानिया ग्रुप के ऑफिस ले गया। रिया ने सोचा था कि वह अपनी पुरानी केबिन में जाकर आराम करेगी, लेकिन अथर्व ने उसे रिसेप्शन के पास एक छोटी सी मेज दिखाई। अथर्व बोला, आज से आप यहाँ बैठोगी। आपकी ट्रेनिंग फाइलिंग और डाटा एंट्री से शुरू होगी। रिया गुस्से में बोली, तुम पागल हो? मैं इस कंपनी की मालकिन हूँ। अथर्व झुककर उसके करीब आते हुए बोला, मालकिन तुम तब बनोगी जब तुम्हें पता होगा कि 1 रुपया कमाया कैसे जाता है। अब चुपचाप काम शुरू करो, वरना याद है ना, डैड की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। अथर्व ने रिया की कमर के पास हाथ ले जाकर उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। रिया को फिर से वही चुंबन महसूस हुआ जो उसे अथर्व की मौजूदगी का एहसास करा रहा था। वह नफरत और मजबूरी के बीच पिघल रही थी। वहीं दूसरी ओर ऋषभ ने देखा कि रिया अब ऑफिस आने लगी है। उसने सोचा कि यह आखिरी मौका है उसे अपने करीब और अथर्व से दूर करने का, ताकि वसीयत के कागजात पर उसके साइन लिए जा सकें। शाम को जब रिया ऑफिस की पार्किंग में अपनी कार की तरफ जा रही थी, ऋषभ उसके पास आया। रिया तुम कहाँ थी? इतने दिनों में तुम्हारे बिना मैं कैसे जी रहा था मैं ही जानता हूँ। मैं तुमसे मिल भी नहीं पा रहा था और उस अथर्व ने हमारे साथ धोखा किया। उसने रिया का हाथ पकड़कर कहा तो रिया ने उसका हाथ झटक दिया और बोली, दूर रहो ऋषभ मुझसे। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। तुम कितने बुरे हो और धोखेबाज भी। मुझे तान्या और समीर ने सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी दूसरी लड़कियों के साथ भी दोस्ती है, मुझे सब पता है। अब मैं तुम्हारी बातों के झांसे में नहीं आने वाली। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। तुम मुझे धोखा दे रहे थे। तभी कुछ गुंडों ने रिया को घेर लिया। ऋषभ उसका हाथ पकड़कर बोला, रिया, डैड और अथर्व का नाटक छोड़ो, मेरे साथ चलो। हम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। रिया बोली, तुम दूर हो मुझसे ऋषभ, वरना अच्छा नहीं होगा। ऋषभ ने रिया का हाथ मरोड़ा
और उसे जबरदस्ती गाड़ी में डालने लगा। तभी एक जोरदार मुक्का ऋषभ के चेहरे पर पड़ा। वह अधर्व था। अधर्व दहाड़ते हुए बोला, मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की तूने? अधर्व ने अकेले ही ऋषभ और उसके 5 गुंडों को धूल चटा दी। उसने ऋषभ को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह रहम की भीख मांगने लगा। अंत में अधर्व ने पुलिस को फ़ोन किया और ऋषभ को हमेशा के लिए जेल भिजवा दिया। रिया ने देखा कि कैसे अधर्व ने उसकी जान जोखिम में डालकर उसकी रक्षा की, अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी रक्षा की। जब अधर्व के हाथ से खून निकल रहा था, रिया ने पहली बार अपने महंगे रूमाल को निकाला और उसके जख्म को साफ किया। रिया धीमी आवाज में बोली, थैंक यू अधर्व। अधर्व ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह मेरा काम है रिया साहब, आपकी सुरक्षा करना। अधर्व के हाथ पर लगी चोट को साफ करते हुए रिया की आंखों से पहली बार अहंकार के नहीं बल्कि पछतावे के आंसू बह रहे थे। पार्किंग की मध्यम रोशनी में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। अधर्व हल्की मुस्कान के साथ बोला, रिया साहब, रूमाल खराब हो जाएगा आपका, यह बहुत महंगा है और मैं तो बस एक मामूली। रिया अधर्व के मुंह पर हाथ रखकर बोली, अब अगर तुमने एक बार भी खुद को नौकर या मामूली कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तुमने उस इंसान के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी जो हर पल तुम्हें जलील करती आई है, तुम्हें नीचा दिखाती आई है। अधर्व ने रिया का हाथ अपने मुंह से हटाया और उसे अपने हाथ में थाम लिया। इस बार रिया ने हाथ पीछे नहीं खींचा। उसने महसूस किया कि अधर्व की हथेलियों की सख्ती में एक अजीब सा सुकून और सुरक्षा थी। जब दोनों घर पहुंची तो माहौल बदला हुआ था। विक्रम सिंघानिया व्हील चेयर पर बैठने के बजाय सोफे पर आराम से बैठकर सुमित्रा के साथ चाय पी रहे थे। रिया को अंदर आते देख विक्रम साहब ने थोड़ा सा खांसने का नाटक किया। विक्रम सिंघानिया बोले, आ गए तुम दोनों? रिया बेटा, देखो मेरी तबीयत। रिया तेजी से अपने पिता के पास गई, लेकिन इस बार वह उनके गले नहीं लगी। उसने मेज पर रखे उनके ब्लड प्रेशर मॉनिटर को देखा जो बंद पड़ा था, और पास ही पड़ी उनकी दवाइयों की शीशी देखी जो अभी तक खुली भी नहीं थी। रिया मुस्कुराते हुए बोली, डैड, अब नाटक बंद कीजिए। डॉक्टर अंकल ने मुझे सब बता दिया है कि आपकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल थी। आपने हार्ट अटैक का नाटक किया, सिर्फ मुझे और अधर्व को करीब लाने के लिए किया था ना? विक्रम साहब और सुमित्रा एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम साहब खिलखिलाकर हंस पड़े। विक्रम सिंघानिया, क्या करूं बेटा, तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए मुझे थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ा, पर देखो मेरा दामाद कितना हीरा इंसान है, उसने तुम्हें संभाल लिया। उस रात बेडरूम का माहौल बदला हुआ था। कमरे में वही फूलों की महक थी, लेकिन इस बार वह चुभ नहीं रही थी। अधर्व हमेशा की तरह फर्श पर अपनी चादर बिछाने लगा। तभी रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिया बोली, कहाँ जा रहे हो अधर्व? आज से तुम नीचे नहीं सोओगे। अधर्व ने हैरान होकर कहा, रिया साहब, 6 महीने की शर्त अभी पूरी नहीं हुई है। आप चाहें तो अभी भी मुझे नफ़रत दे सकती हैं। रिया बोली, नफ़रत खत्म हो गई अधर्व। तुमने मुझे वो इंसान बनाया जो मैं कभी थी ही नहीं। तुमने मेरा घमंड तोड़ा, लेकिन मेरा दिल जीत लिया। लेकिन तुम इस बदतमीज लड़की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकते हो? अधर्व ने रिया की कमर के पास हाथ ले जाकर उसे धीरे से अपनी ओर खींचा। इस बार जब उनके जिस्म एक दूसरे से छुए तो रिया को घिन नहीं बल्कि एक मीठी सी सिरहन महसूस हुई। अधर्व उसके माथे को चूमते हुए बोला, मैंने तो आपको उसी दिन अपना मान लिया था जिस दिन डैड ने आपका हाथ मेरे हाथ में दिया था। मैं बस
इंतजार कर रहा था कि कब आप अपनी दौलत के पीछे छिपे उस मासूम दिल को बाहर आने देंगी। रिया ने अपना सिर अधर्व के सीने पर रख दिया। जो सफ़र नफरत और धोखे से शुरू हुआ था वह अब एक अटूट विश्वास और प्रेम की दास्तान बन चुका था। रिया, मिस्टर बॉडीगार्ड, अब से तुम मेरी जिंदगी के परमानेंट सुरक्षा कवच हो। अधर्व ने उसे बाहों में भर लिया। चांदनी रात गवाह थी कि एक नौकर ने अपनी वफादारी और मोहब्बत से एक शहजादी का दिल फतह कर लिया था। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली एक रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।